नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरिंद्र। समाचारों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला 32वां वैश्विक सम्मान। नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से नवाजे गए पीएम मोदी। नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने किया सम्मानित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओस्लो में नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ की प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता। दोनों देशों के बीच हुए कई अहम समझौते। संयुक्त बयान के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, नॉर्वे की तकनीक और भारत का कौशल मिलकर वैश्विक समाधान की दिशा में आगे बढ़ेंगे। सरकार ने कहा, देश में ईंधन और गैस आपूर्ति पूरी तरह सामान्य। पर्याप्त उर्वरक होने का भी किया भरोसा। लोगों को पैनिक बाइंग से बचने की दी सलाह। छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास के नए मॉडल की शुरुआत। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, बीती 31 मार्च तक पूरा भारत हुआ नक्सल मुक्त। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री मोदी को 32वां वैश्विक सम्मान मिला है। नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नवाजा गया है। नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने उनको ये सम्मान से नवाजा है। तो अपने आप में तमाम वैश्विक सम्मानों की श्रेणी में ये 32वां सम्मान नॉर्वे के राजा ने उनको सम्मानित किया है। हेराल्ड पंचम ने उनको ये सम्मान अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री मोदी को दिया है और ये नॉर्वे के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शुमार है। और सर्वोच्च सम्मान रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से प्रधानमंत्री को नवाजा गया है। वहाँ के राजा हेराल्ड पंचम ने प्रधानमंत्री को ये सम्मान से नवाजा है, उनको एक तरीके से अलंकृत किया है। प्रधानमंत्री को वैश्विक सम्मानों की श्रेणी में देखा जाए तो ये 32वां सम्मान है। इससे पहले 31 अन्य देशों के तमाम बड़े नागरिक सम्मानों के साथ प्रधानमंत्री को नवाजा जा चुका है और उस कड़ी में ये 32वां सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे का दिया गया है। रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से प्रधानमंत्री को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सम्मानित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में नॉर्वे में इस वक्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गौर स्टोरा के बीच ओस्लो में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते भी हुए। दोनों देशों के बीच ग्रीन पार्टनरशिप को लेकर भी समझौता हुआ है। इसके अलावा दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत नॉर्वे रिश्ते में हुई प्रगति की समीक्षा भी की है। भारत और नॉर्वे के बीच एक अहम समझौता ग्रीन पार्टनरशिप को लेकर हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त बयान के दौरान बताया कि ये नॉर्वे की तकनीक और भारत का कौशल मिलकर वैश्विक समाधान की दिशा में काम करते नजर आएंगे। हम भारत नॉर्वे संबंधों को एक ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप दे रहे हैं। इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से क्लीन एनर्जी से लेकर क्लाइमेट रेजिलियंस, ब्लू इकोनॉमी, उससे लेकर के ग्रीन शिपिंग, हर क्षेत्र में भारत की स्केल, स्पीड और टैलेंट को नॉर्वे की टेक्नोलॉजी और कैपिटल के साथ जोड़कर हमारी कंपनीज ग्लोबल सॉल्यूशंस डेवलप करेगी। इसके अलावा नौवहन सुरक्षा और क्षमता विकास के अलावा ऊर्जा, स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग और साइबर के क्षेत्र में रिसर्च को लेकर भी दोनों देशों ने कई अहम समझौते किए हैं। इसरो और नॉर्वे स्पेस एजेंसी के बीच
आज हो रहा एमओयू हमारे स्पेस कोऑपरेशन को भी नया आयाम देगा। इन सभी क्षेत्रों में गहरे सहयोग से हमारे साइंटिस्ट क्लाइमेट चेंज को समझने, फ्रेजाइल इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने और ह्यूमन फ्यूचर को सिक्योर करने में योगदान देंगे। प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता के बाद दोनों नेताओं ने एक संयुक्त बयान भी दिया। इस मौके पर पीएम मोदी ने भारत यूरोप एफटीए को भी ऐतिहासिक बताया है। भारत और यूरोप अपने संबंधों के एक नए स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहे हैं। पिछले वर्ष भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। यह एग्रीमेंट भारत और नॉर्वे के बीच शेयर्ड प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित करने का ब्लूप्रिंट है। इस एग्रीमेंट में अगले 15 वर्ष में भारत में $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है। आज हम दोनों ने इस एग्रीमेंट के प्रॉमिस को आउटकम्स में बदलने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। वहीं इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज नॉर्वे पहुंचने पर नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गॉर स्टोरा ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी की। प्रधानमंत्री मोदी की नॉर्वे की यह पहली यात्रा है। पिछले 43 वर्ष में नॉर्वे की यात्रा करने वाले प्रधानमंत्री मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीयों ने उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। इस दौरान वहां मौजूद लोग एक स्वर में मोदी मोदी के नारे लगाते नजर आए। यहां एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक भी देखने को मिली। विविधता में एकता की पहचान लिए बड़ी संख्या में युवा भारत के राज्यों की पोशाक में नजर आए। पीएम मोदी की मौजूदगी में भारत नॉर्वे के बीच संगीत की जुगलबंदी भी देखने को मिली। पारंपरिक आरती से प्रेरणा लेकर तैयार किए गए संगीत ने प्रधानमंत्री सहित सभी का मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए कलाकारों द्वारा भरतनाट्यम प्रस्तुत किया गया। पीएम मोदी की मौजूदगी में सत्रिया, कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथक, मोहिनीअट्टम और भरतनाट्यम की एक साथ प्रस्तुति ने भारतीय संस्कृति की अद्भुत छटा को बिखेर दिया। प्रधानमंत्री का स्वागत करने के बाद नॉर्वे में रहने वाले प्रवासी भारतीयों ने अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अभूतपूर्व सफलता मिली है। ये बच्चे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में तरह तरह के गीत संगीत गा रहे थे। इनसे मैं पूछता हूँ कि कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। जिनको मैंने
अपने बचपन से सुना है और देखा है, वो आज मुझे फेस टू फेस मिल रहा है। मेरे को भी बहुत अच्छा लगा था, इतनी दूर से आते हैं हमको मिलने के लिए, तो डिजर्व, तो उनको भी बहुत अच्छा लगा। I liked it very much and that we got to meet our honorable Prime Minister from India. It was a surreal experience. I never thought I would actually meet Narendra Modi. What really excited me was that he's here, like the PM, and especially that we live in a foreign country. It's a really big opportunity for us. अपने देश को एक बहुत पहली बार एक ऐसा संत मिला है जिसने देश के लिए सब कुछ त्याग दिया है। देश के प्रधानमंत्री 46 इयर्स बाद ऐसा कुछ हुआ है यहाँ पे, तो हम बहुत खुशकिस्मत हैं। आज उनको देख के ऐसे लगा पता नहीं कैसे, बहुत इमोशनल हो गए थे हम लोग, पर मोदी है तो मुमकिन है। देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री हो तो मोदी जैसे हो, क्योंकि जो उन्होंने किया अब तक किसी भी प्रधानमंत्री इतना नहीं किया जितना कि उन्होंने देश के लिए हमारे किया हुआ है। मैं लेके श्री राम जी का झंडा खड़ी तो उन्होंने उसे मेरे हाथ से ले लिया और उसका इतना सम्मान किया जो कि मैं बता नहीं सकती कि ये है हमारे जो धर्म के लिए, समाज के लिए, देश के लिए इतना कुछ करते हैं। सभी अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। कैमरा पर्सन लोकनाथ के साथ नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से मैं अखिलेश सुमन। और खबरें जारी रहेंगी, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में ईंधन और गैस की आपूर्ति पूरी तरीके से सामान्य है और पर्याप्त भंडार मौजूद है। साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों को पैनिक बाइंग से बचना चाहिए। हमारे पास सफिशिएंट क्रूड इन्वेंट्रीज हैं। अगर प्रोडक्ट का सप्लाई देखें तो पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के सफिशिएंट स्टॉक्स हैं और किसी भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर या रिटेल आउटलेट पर ड्राई आउट नहीं है। लेकिन कई जगह पर अफवाहों के चलते पैनिक बाइंग देखी जा रही है। देश में पेट्रोल और डीजल की सप्लाई को नॉर्मल कर बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयत्न किया जा रहा है और कोई भी रिटेल आउटलेट पर कोई ड्राई आउट नहीं है। वहीं रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय की संयुक्त सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि देश में पर्याप्त उर्वरक मौजूद है। सरकार स्टॉक्स पर लगातार नजर बनाए हुए है। India, through our consortium-based approach, we have secured about 13.5 lakh metric ton of diammonium phosphate and 7 LMT of NPK complexes. Besides, we are also the companies through the consortium of approach are also have also procured ammonium sulfate and other raw materials for fertilizer manufacturing. The availability of inputs for other inputs for urea and complex manufacture is being reviewed regularly by the government, by the department. नई दिल्ली के संचार भवन में ई मिशन कॉफी ऑफ नागालैंड लॉन्च किया गया। इस मौके पर केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो के साथ पूर्वोत्तर मामलों के सचिव और अधिकारी मौजूद रहे। दरअसल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नागालैंड के कॉफ़ी को राज्य के एक प्रमुख विशिष्ट उत्पाद के रूप में मान्यता दी है। केंद्रीय मंत्री नागालैंड की विशेष अरेबिका और रोबस्टा कॉफ़ी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने और इसके उत्पादन, मूल्य संवर्धन और ब्रांडिंग का सक्रिय रूप से समर्थन कर रहे हैं। दरअसल नागालैंड के अनुकूल जलवायु और जैव विविधता के कारण यहाँ की कॉफ़ी को विश्व स्तरीय माना गया है। उत्पादन में इजाफा करने, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिहाज से केंद्रीय मंत्री ने नागालैंड में 174 करोड़ रुपए के निवेश किया है। इस निवेश से नागालैंड कॉफ़ी को वैश्विक पहचान मिलेगी और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी खुलेंगे। So this 175 crore project is not only a whole of government approach, but it's a whole of India approach. Therefore, all hands are on deck to ensure that we not only increase the yield
of farmers in Nagaland from the current 200 to 250 to almost about 800, but also get a greater degree of the value chain, of which consists of close to 2,500 to 3,000 rupees a kilo. वहीं नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने कहा कि कृषि और विशेष रूप से कॉफी राज्य की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देगी। राज्य में कॉफी उत्पादन के लिए लगभग 10 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि की क्षमता मौजूद है, जिसे बढ़ाकर 50,000 हेक्टेयर करने का फैसला किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कॉफी का बढ़ता रकबा और उत्पादन विकसित नागालैंड और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगा। I'm very happy that the Honourable Minister had committed that farmers should get their share of the benefit, and we'll look forward to that, and we'll continue to encourage the farmers that our land are fertile and people are capable of producing. So government and donor, Government of India, will definitely take forward this production to make it a part of the vision of Viksit Bharat 2047. केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वैश्विक परिस्थितियां देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से मितव्ययी जीवन शैली अपनाने, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने और आत्मनिर्भरता के लिए सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया है। उनके आह्वान का देश की जनता गंभीरता से पालन कर रही है। कृषि विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि शिक्षा और लैंड भूमि संसाधन विभाग की बैठक में सभी अधिकारियों ने फैसला किया है कि वे 1 साल तक विशेष अवसर के बिना सोना नहीं खरीदेंगे। वर्तमान वैश्विक परिस्थितियां देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों से मितव्ययी जीवन शैली अपनाने, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने और आत्मनिर्भरता के लिए सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया। आज हमने अपने अधिकारियों के साथ बैठक की। कृषि विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, कृषि के साथ साथ कृषि अनुसंधान परिषद हमारी और कृषि शिक्षा और सभी अधिकारियों ने ये फैसला किया है कि वो 1 वर्ष तक केवल उन परिस्थितियों को छोड़कर जब कहीं बेटी की शादी या कोई बहुत विशेष अवसर किसी के यहाँ ना हो तो वो सोना नहीं खरीदेंगे। यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। मास्टर जी, नमस्ते। 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी, 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज वियतनाम की राजधानी हनोई पहुंचे। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत की इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक मौजूदगी को मजबूत करना है। वियतनाम दौरे में दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग प्रमुख मुद्दा होगा, खासकर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सौदे पर। इसके अलावा समुद्री सुरक्षा, संयुक्त सैन्य अभ्यास, प्रशिक्षण, लॉजिस्टिक सहयोग और रक्षा उपकरणों के रख रखाव पर भी बातचीत होगी। भारत वियतनाम के सुखोई 30 विमानों और किलो क्लास पनडुब्बियों के मेंटेनेंस में सहायता पर भी विचार कर रहा है। दक्षिण कोरिया यात्रा के रक्षा निर्माण, तकनीकी हस्तांतरण और नई सैन्य तकनीकों पर सहयोग केंद्रित रहेगा। K9 वज्र तोप प्रणाली पर पहले से चल रहे सहयोग के साथ एयर डिफेंस सिस्टम, रक्षा स्टार्टअप्स और कोरिया इंडिया डिफेंस एस्केलेरेटर पहल को बढ़ाने पर चर्चा होगी। विशेषज्ञों के अनुसार ये दौरे भारत की एक्ट ईस्ट नीति और फ्री, ओपन एंड रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक रणनीति को मजबूत करेंगे और चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच सामरिक साझेदारी को भी बढ़ाएंगे। पश्चिम बंगाल की बीजेपी सरकार ने अपने संकल्प पत्र में किए गए वादे के मुताबिक संस्थागत भ्रष्टाचार की जांच के लिए आयोग का गठन किया है। इसके साथ ही पिछले 15 वर्षों में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की
घटनाओं की जांच के लिए भी एक विशेष आयोग बनाया गया है। भ्रष्टाचार जांच समिति की अगुवाई सेवानिवृत्त न्यायाधीश विश्वजीत बसु करेंगे। समिति में मुख्य सदस्यों के रूप में IPS अधिकारी के जयरामन भी शामिल है। वहीं महिला उत्पीड़न जांच समिति की अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायाधीश समाप्ति चट्टोपाध्याय करेंगी। इस समिति में महिला सुरक्षा और उत्पीड़न मामलों में अनुभव रखने वाली IPS अधिकारी दयमंती सेन भी शामिल है। इंस्टीट्यूशनल करप्शन के खिलाफ और दूसरा हमारी गर्ल चाइल्ड से लेकर हमारी वोमेन के ऊपर जो अत्याचार हुआ है उसके खिलाफ आज कैबिनेट ने मंजूरी दे दिया और 2 रिटायर्ड कलकत्ता हाईकोर्ट के जज भी कंसेंट दे दिया। एक कमीशन का चेयरमैन वो जो इंस्टीट्यूशनल करप्शन है उसका चेयरमैन होगा एक जस्टिस रेस्पेक्टेड विश्वजीत बासु, मेंबर सेक्रेटरी हमारी ADG रैंक का सीनियर IPS ऑफिसर काम का आदमी जयरामन साहब। पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार ने अपनी दूसरी कैबिनेट की बैठक में 5 अहम फैसलों पर मोहर लगाई है। इनमें महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपये, बस में फ्री सफर और 7वें राज्य वेतन आयोग का गठन शामिल है। महिला एवं बाल कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने बताया कि सरकार ने अन्नपूर्णा योजना को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही महिलाओं के लिए 1 जून से राज्य में बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने का फैसला किया गया है। सरकार ने 7वें वेतन आयोग के गठन को भी मंजूरी दी है। इससे राज्य कर्मचारियों के वेतन और भत्तों को लेकर आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं राज्य में लक्ष्मी भंडार योजना का लाभ लेने वाली महिलाओं को अब अन्नपूर्णा भंडार योजना का लाभ मिलेगा। जिन लोगों ने अब तक इन योजनाओं के लिए आवेदन नहीं किया है उनके लिए जल्द ही एक ऑनलाइन पोर्टल खोला जाएगा। इसके अलावा CAA के आवेदनकर्ताओं को भी योजना का लाभ मिलेगा। सरकार ने धार्मिक परियोजनाओं से जुड़े कामों को लेकर भी बड़ा फैसला किया है। धार्मिक परियोजनाओं से जुड़े काम इस महीने तक जारी रहेंगे, लेकिन अगले महीने से इन पर रोक लगा दी जाएगी। सरकार ने मदरसा विभाग और सूचना एवं सांस्कृतिक विभाग की धर्म आधारित सहायता योजनाओं को अगले महीने से बंद करने का फैसला किया है। In principle, approval of Annapurna Yojana scheme under Women and Child Development and Social Welfare Department at the rate of 3,000 per month with effect from 1st of June 2026. In principle, approval of the scheme for free transportation for women of the state of West Bengal in all state-run buses of West Bengal with effect from 1st of June 2026. 79वें कान फिल्म फेस्टिवल में भारतीय सिनेमा का परचम लगातार बुलंद हो रहा है। कान महोत्सव में अब गुजराती सिनेमा ने भी इतिहास रच दिया है। गुजराती फिल्म लालो कृष्ण सदा सहायते ग्लोबल मंच पर सराहना बटोर रही है। ऐसे में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री मानसी पारेख ने इसे पूरे गुजराती फिल्म उद्योग के लिए गर्व और नई उम्मीदों का पल बताया है। फिल्म महोत्सव में भारत बेहद मजबूत भागीदारी के साथ इस वक्त शिरकत कर रहा है। मेरे साथ है राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री मानसी पारेख। मानसी सिर्फ अभिनेत्री नहीं बल्कि एक निर्माता निर्देशक के रूप में भी कान फिल्म महोत्सव में शिरकत कर रही हैं और बहुत ही खास है मानसी इस साल कान क्योंकि आप इस बार गुजराती फिल्मों के साथ यहाँ पर कान में आई हैं। जी पहले तो शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यारा इंट्रोडक्शन दिया। हम नेशनल अवार्ड्स के वक्त भी मिले थे। यस, कैन्स आए हैं पहली बार गुजराती फिल्मों को लेके। हम 35 गुजराती फिल्मों को लेके आए हैं और हमारी फिल्म लालो का भी शोकेस हो रहा है यहाँ पे। तो अनुपमा चोपड़ा जी के साथ अभी बात हो रही थी कि ज्यादातर तो हिंदी फिल्म आती हैं कैन में, पर इस साल रीजनल फिल्मों का दौर बढ़ रहा है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि इस दौर में मैं भी एक बहुत बड़ा हिस्सा हूँ और मैं चाहती हूँ बिकॉज भारत में इतनी सारी भाषाएं हैं, सब भाषाओं का यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन हो और गुजराती भाषा को लेके हम आए हैं। गुजराती भाषा के लिए कच्छ एक्सप्रेस के लिए मुझे नेशनल अवार्ड मिला था, तो आज यहाँ गुजराती भाषा को प्रेजेंट करने में मुझे बहुत गर्व हो रहा है और मेरी ऐसी इच्छा है कि नेक्स्ट ईयर गुजराती फिल्म का भी प्रीमियर यहाँ पे हो और रेड कार्पेट हो। किस तरह से देखती हैं आज सिर्फ हिंदी या सिर्फ बॉलीवुड नहीं, रीजनल सिनेमा या हम कहें क्षेत्रीय सिनेमा भारत की असली कहानियों को आज वैश्विक मंच पे ला रहा है?
एब्सोल्युटली। एक तो मुझे लगता है कि हमको हिंदी सिनेमा नहीं कहना चाहिए, हमें इंडियन सिनेमा कहना चाहिए, ताकि उसमें सारी भाषाएं आ जाए। भारत इतना विशाल देश है, इतनी सारी संस्कृतियां, इतनी सारी भाषाएं, इतनी सारी इनक्रेडिबल फोक स्टोरीज और लोकल स्टोरीज है। और जहां भी आप जाएंगे इंटरनेशनली, नेटफ्लिक्स ले लो, कोई भी OTT एप्स ले लो, सब कहते हैं कि लोकल इज द न्यू ग्लोबल। और इस ऐसे दौर में रीजनल सिनेमा का तो ऑफ कोर्स राइज होने ही वाला है, और हम खुद देख रहे हैं कि कैसे धीरे धीरे सारी भाषाएं आ रही हैं ऊपर। तो बहुत अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि द फ्यूचर इज अमेजिंग। राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना किसी भी कलाकार के लिए सपना पूरा होना होता है, और जब इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए पुरस्कार मिला, राष्ट्रीय पुरस्कार, वो लम्हा भी बहुत ज्यादा खास हो गया और आप उस वक्त काफी आप इमोशनल हो गई थी। किस तरह से वो एक लम्हा रहा और कितनी जिंदगी बदली है राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने के बाद? मैं तो इतनी भावुक हो गई थी, बिकॉज ऑफ कोर्स मुझे 1 महीने से पता था कि मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार मिल रहा है, लेकिन जब मैं वहां पहुंची और जैसे ही मेरा नाम अनाउंस हुआ और मैंने स्टेज पे अपना पहला कदम रखा, तब मुझे रियलाइज हुआ कि ओ माय गॉड, इतने सालों की मेहनत, इतने साल फैमिली की सैक्रिफाइस, सबने जो मुझे सपोर्ट दिया है और एज एन एक्टर मैंने जो मेहनत की है, उसका ये फल निकला है। एंड इतना गर्व तो नहीं कह सकती, बट इतना मैं ग्रेटफुल थी। और तब लगा कि नहीं, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। एंड राष्ट्रीय पुरस्कार मेरी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा माइलस्टोन है, मेरी बेटी के जन्म के बाद। कुछ बदली है जिंदगी, जिम्मेदारी ज्यादा लगती है? एब्सोल्युटली, जिम्मेदारी ज्यादा लगती है, बिकॉज लोग अब एक अलग नजरिए से आपको देखते हैं, क्योंकि जब राष्ट्रीय स्थल पे आपको नवाजा जाता है तो लोगों की एक्सपेक्टेशन भी आपसे ज्यादा हो जाती है। और मैं तो हमेशा रेडी हूँ सबके एक्सपेक्टेशन को पार करने के लिए। तो यस, आई एम हियर अगेन एट कैन। यकीनन ये क्षेत्रीय सिनेमा नहीं, ये भारतीय सिनेमा है जो आज भारत की सीमाओं को लांघते हुए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। कैमरा पर्सन अजीत के साथ जया सिन्हा, DD न्यूज, कान। तो फिल्म जगत की इस खबर के साथ समाचारों के संग में इतना ही। नमस्कार।